हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कराने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन आखिर होता क्या है? जैसे आपने जानते हैं क्या होता है कि आपका होती है केंद्र सरकार होती है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, सबसे ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। अगर केंद्र के पास ही सारी पावर्स रहती है तो उसे कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। फिर आता है, अगर देखो, जब शक्तियां बंटने लगती हैं, फिर राज्य सरकार, और राज्य सरकार के पास भी पावर होती है तो उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। फिर एक तीसरा आता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार दो पार्ट्स में होती है, एक नगर स्तर पर और दूसरे ग्रामीण स्तर पर। तो इसे क्या कहते हैं कि मैम, केंद्र स्तर तक अगर पावर सीमित रहती है, शक्तियाँ सीमित रहती है, तो उसे कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण, है ना। और अगर वो बंटती हैं फिर राज्य सरकार में, तो वो है आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण। और वहीं अगर जब स्थानीय सरकार की हम बात करते हैं ना, तो स्थानीय सरकार का मतलब होता है ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी, तृणमूल लोकतंत्र, जड़ तक विकेंद्रीकरण करना। जो कि किसकी, ये जो स्थानीय सरकार है, यानी कि जड़ तक केंद्रीकरण करना, जो एक विचार था, जो एक अवधारणा थी, वो किसकी थी? मैं कहूँ कि ग्राम स्वराज की अवधारणा, जो स्थानीय सरकार की हम बात करते हैं, तो वो एक, इससे हम अगर बात करें ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी थी, तो वो महात्मा गांधी जी की थी। स्थानीय स्वशासन शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की क्या हो, भागीदारी होती है। और इसी भागीदारी को मैं शॉर्ट में कहूँ ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी, यानी कि तृणमूल लोकतंत्र, यानी कि जड़ तक विकेंद्रीकरण करना। यहाँ पर चलिएगा, हमारा जो पंचायती राज है वो क्या है? एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ही व्यवस्था है। उद्देश्य क्या है इस स्थानीय स्वशासन का या पंचायती राज आप पढ़ते हैं? इसका उद्देश्य है जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक क्या करना, ले जाना, इसका मुख्य उद्देश्य। हम बात करते हैं, क्योंकि एकदम से ये पंचायती राज वैसे तो गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड था, लेकिन इसको जब हम आज़ाद हो गए, और आज़ादी के बाद भी इससे क्या था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्वशासन हमारा बाद में ही आई है, स्थानीय स्वशासन आपका पहले से ही था, है ना। वैदिक काल में भी स्थानीय स्वशासन था, और वैदिक काल के बाद अगर मैं बात करूँ, गुप्त काल में भी था, मौर्य काल में भी था। वैदिक काल है, फिर आपका मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, मध्य काल है, यहाँ पर भी था। लेकिन मुगल काल में आते आते जो स्थानीय पंचायतें थी वो कमज़ोर होने लगी थी। फिर आ जाता है आपका भारत में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। फिर आपका ऐसे ही चलता रहता है। फिर राजतंत्र आपका आता है मुगल काल, फिर इसकी ब्रिटिश शासन आता है। फिर ब्रिटिश शासन में जब 1857 की क्रांति होती है ना, उसके बाद जो है 1864 में सरकार जो है प्रस्ताव रखती है, ब्रिटिश सरकार स्थानीय स्वशासन को मान्यता देती है। लेकिन वो इतना वो नहीं होता। फिर 1870 में जब वायसराय लॉर्ड मेयो था, उसने भी एक प्रस्ताव रखा था, जो स्थानीय निकाय है उनको पावर देने की इसने बात की थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है वो 1882 में जब लॉर्ड रिपन था, उसने एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव में उसने स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाने की बात की थी। और इसने जो प्रस्ताव पेश किया था ना, वो प्रस्ताव था, इसने दो चीज़ बनाने की बात की थी, एक जिला स्तर पर जिला बोर्ड और तालुका स्तर पर तालुका बोर्ड की बात की। और इसी लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है अधिकार पत्र। और इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन में से, इसीलिए इसे आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। फिर उसके बाद बहुत 1900 फिर बात आती है 1907 में। ठीक है, 1907 में शाही आयोग बनता है हॉब हाउस के नेतृत्व में, जिसे राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग भी कहते हैं। इसने स्थानीय निकायों के विकास की बात की थी।
फिर क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे 1907 से फिर बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है 1919 का भारत शासन एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट होता है। जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। संरक्षित विषय विषय जिसमें गवर्नर और उसकी परिषद आ जाती थी, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट विषय जैसे देश विदेश सेवा वगैरह था। लेकिन हस्तांतरित विषय में गवर्नर के साथ साथ भारत के जो मंत्री थे उनको भी शामिल किया गया था डिसीजन लेते टाइम, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे। इसी में स्थानीय स्वशासन भी था। ठीक है, जो हस्तांतरित विषय था 1919 तक आते आते क्या था कि जो स्थानीय स्वशासन था वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आने लगा। फिर 1935 का एक्ट आता है, जिसमें प्रांतीय द्वैत शासन तो समाप्त होता है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि हम इसे समाप्त कर रहे हैं और प्रांतीय स्वायत्तता देंगे, यानी कि प्रांत की अपनी सरकार होगी, स्वयं फैसला लेगी। और इसके लिए 1937 में चुनाव भी होते हैं। ठीक है, और इसी 1935 के एक्ट के तहत सूचियाँ बनती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और जो हमारा स्थानीय स्वशासन था इसे किस में रखा गया था? राज्य सूची में रखा गया था। फिर उसके बाद आपका क्या होता था? द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत की जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद ही तो आपका 1939 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती। और बिना पूछे वो कहते हैं कि भाई भारत यहाँ से उनकी तरफ से लड़ रहा है। लेकिन इसी से नाराज़गी जताते हुए जो है सभी इस्तीफा दे देते हैं, और जो भी सरकार बनी हुई थी प्रांतों में कांग्रेस की। फिर ये चलता रहता है आगे जा कर के। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन का जो डेवलपमेंट था वो फिर से कहीं ना कहीं गिर जाता है। फिर संविधान निर्माण हो जाता है। फिर से एक बात आती, क्योंकि देखो संविधान निर्माण के समय भी ना कहीं पर भी संवैधानिक दर्जा स्थानीय स्वशासन को नहीं दिया गया, बिकॉज उस टाइम की परिस्थिति के अनुसार दो गुट बने, एक गांधीवादी विचारधारा के समर्थक, एक अम्बेडकरवादी समर्थक। गांधीवादी विचारधारा के समर्थक में श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। और वहीं अम्बेडकरवाद में अम्बेडकर जी थे, उनके साथी थे। वो स्थानीय स्वशासन को उस समय संवैधानिक दर्जा नहीं दिलवाना चाहते थे। उनका मानना ये था कि लोगों में राजनीतिक ज्ञान क्या है? शून्य था। इसीलिए अगर वो वहाँ पर उसे पावर देना शुरू करते, संवैधानिक दर्जा देते, तो कहीं ना कहीं राजतंत्र होता। फिर वही सामंतवादी वाली चीज़ आ जाती है ना, इसीलिए उस टाइम पे नहीं दिया। लेकिन जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, वहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो कि परिवर्तनीय नहीं है, राज्य को एक निर्देश दिया गया है कि वो पंचायतों का संगठन करे, उन्हें शक्तियाँ दे ताकि वे शासन की इकाइयाँ बने। बट जब वो प्रवर्तनीय नहीं था, अब वो राज्य के ऊपर डिपेंड था। फिर इसी के लिए जो है यहाँ पर समितियाँ बनती हैं, जिसमें पहला पंचायती राज के लिए जो समिति बनती है वो कौन सा था? किसके टाइम पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे एक प्रोग्राम बन रहा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था उस टाइम पे 1952 में, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाया गया था। और दूसरा था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो 1953 में था। ये दोनों ही डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। यहाँ पर उद्देश्य क्या था इन दोनों प्रोग्राम्स का? गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। उन्होंने कहा कि हम ये तो शुरू करें कि उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, लेकिन गाँव के जो लोग थे उनको अधिकार नहीं दिए गए। और जो वो काम करवाते थे वो कौन कराते थे? प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से काम करवाते थे। उससे भ्रष्टाचार हुआ, असफल हुआ। और इन्हीं दो कार्यक्रमों की जांच के लिए ना एक समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति। कब बनती है? 1957 में। जो सुझाव देती है, क्या सुझाव देती है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करती है, त्रिस्तरीय पंचायत की बात करती है, सबसे ऊपर जिला स्तर में जिला परिषद बनेगी, जो कि पर्यवेक्षक और सलाहकार के रूप में काम करेगी। अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा जिला परिषद का। फिर बीच में खंड स्तर, और खंड स्तर में पंचायत समिति की बात की गई थी। प्रमुख कार्यकारी जो होगा यहाँ पर खंड स्तर को इन्होंने बताया था। तीसरा था ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत। वास्तविक शक्तियाँ दिए जाने की बात इन्होंने स्वीकार की थी।
इसे जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके सुझावों को उसने स्वीकार भी किया। और सुझाव को स्वीकार करते हुए 1958 में आंध्र प्रदेश में, देखो आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर इसे क्या किया गया था, लागू। लेकिन वहाँ पर प्रायोगिक रूप में किया गया था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हुआ था ना, वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदारी ग्राम में हुआ था, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को, है ना। और सेकंड आंध्र प्रदेश था। अब पंचायती राज का वास्तुकार और शिल्पकार जो हम कहते हैं, वो बलवंत राय मेहता को ही कहते हैं, ठीक। फिर आप देखो ये यहाँ से बना तो था, लेकिन फिर क्या 1962 का चाइना इंडिया वॉर आ गया, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान का फिर से वो चला था। फिर 1975 में क्या लग जाता है, आपातकाल लगा। जब आपातकाल लगा फिर क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें चलती रही। उसके बाद आता है 20 साल, यानी कि 20 साल बाद 1977 में एक और समिति बनती है, अशोक मेहता समिति। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। वो सुझाव देती है ये समिति, अशोक मेहता समिति 1977 वाली। क्या सुझाव देती है, वो सुझाव देती है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, जिला स्तर जिला परिषद, मंडल पंचायत की बात करती, जहाँ पर 15 से 20 हज़ार जनसंख्या, वहाँ मंडल पंचायत की बात करती है। और ये कहा जाता है कि इस अशोक मेहता समिति कहती है कि दलगत चुनाव कराया जाए राज्य और केंद्रों की तरह। इसने संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। तो आपसे ये पूछेगा, देखो बलवंत राय मेहता समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की मांग नहीं की थी, लेकिन इसने संवैधानिक दर्जे की मांग की थी। और वहीं इसने कराधान शक्ति, टैक्स लगाने की का अधिकार भी इस मांगा था, ठीक है। आरक्षण की बात इसने की थी, लेकिन इसमें भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद सरकार गिर जाती है और समिति की जो सिफारिशें थी उन पर जब ध्यान नहीं दिया जाता तो वो अस्वीकृत हो जाती हैं। फिर राजीव गांधी के समय जीवी के राव समिति 1985 में बनती है। उस टाइम पे कार्यक्रम चल रहा था, ग्रामीण विकास एवं गरीबी हटाओ उन्मूलन। इस कार्यक्रम की जांच और सुझाव के लिए जीवी के राव समिति बनती है। और ये समिति सुझाव देती है कि पंचायती राज जो है वो फ्लॉप हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, बिना जड़ की घास जैसा है। और ये कहता है कि जिला परिषद शक्तिशाली होना चाहिए। नया पद ये विकसित करता है, जिला विकास आयुक्त की बात करता है, कार्यकाल 5 साल के लिए, और आरक्षण की बात भी ये करता है। फिर राजीव गांधी के टाइम पर ही LM सिंघवी समिति 1986 में बनती है, जो संवैधानिक दर्जा देने की बात करती है, कार्यकाल डिसाइड करने की बात करती है 5 ईयर, आरक्षण की बात, नियमित चुनाव की बात, गैर दलीय चुनाव की बात भी LM सिंघवी समिति करती है। और चुनाव विवाद होने पर अलग अधिकरण बनाए जाने की भी बात कौन करती, LM सिंघवी। उसके बाद राजीव गांधी के टाइम पर ही थुंगन समिति 1988 भी संवैधानिक दर्जे की बात करती है। गॉडगिल समिति भी 1988 में संवैधानिक दर्जे की बात करती है। इसके अलावा गॉडगिल कमेटी त्रिस्तरीय की बात करती है, 5 ईयर कार्यकाल, कराधान पावर की बात करती है, राज्य वित्तीय आयोग के गठन की बात करती है, राज्य निर्वाचन आयोग और आरक्षण की बात करती है। तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास किए थे इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने की, और फिर हो जाती है उनकी डेथ। तो जो संवैधानिक दर्जा देने के जिसने प्रयास किए थे, जो महत्वपूर्ण थे, एक राजीव गांधी के टाइम पे 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज से, और 65वां संवैधानिक संशोधन विधेयक नगर स्वशासन से। ये लोकसभा में पारित होता है, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है। फिर VP सिंह सरकार आती है 1990 में, ये भी इसे संवैधानिक दर्जा देने का, दिलवाने का प्रयास करते हैं। ये मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन कराते हैं जो असफल होता है। फिर तीसरा है जो सफल रहा, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 1992 में 2 संशोधन होते हैं और दोनों ही सफल होते हैं और इन्हें संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। किसे, स्थानीय स्वशासन को। पंचायती राज जो कि ग्रामीण स्तर पर 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपका लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू होता है, और इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं, जिन्हें भाग 9 में जोड़ा जाता है पंचायतों को।
जिसमें 16 अनुच्छेद आते हैं भाग 9 में। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ यानी कि 9 तक आता है। अनुसूची 11 जोड़ी जाती है पंचायत से रिलेटेड, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया जाता है। और वहीं भाग 9A में आपका नगर पालिका को जोड़ा जाता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 1 जून 1993 से लागू होता है। 18 अनुच्छेद और 18 विषय ही आते हैं। 12वीं अनुसूची में से जोड़ा गया 18 विषय के साथ, और 18 अनुच्छेद आर्टिकल 243 से स्टार्ट होगा और 243 जेड के बाद फिर से आपका क्या जाएगा 243 ए बी सी, फिर से वो जी तक आपका जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीटली। आप करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो भाई। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 9 में, और 9A में जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? 9A यानी कि क। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ग्राम पंचायत, ध्यान से, ग्राम पंचायत का जिक्र मैंने कहीं किया था। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में मैंने बताया था, वहां पर किया गया है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट आप लोगों का है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? मैंने कहा 11वीं अनुसूची में पंचायत कार्यक्रम, 12वीं में नगर पालिका। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है बताया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ये चीज ध्यान रखना है। पंचायत राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है पंचायती राज? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन सी ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अच्छा मुझे बताओ, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इसे संवैधानिक दर्जा दिलाया था, तो दैट टाइम पे आप मुझे बताओ कि प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? सो 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 10। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सो करेक्ट आंसर इस पंचायत की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है, और ये अनुसूची है आपका 14 का सी 11वीं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया जाता है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? सो 16 का एक तिहाई। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो वो है कि ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, ये आपका गलत है। नेक्स्ट आगे है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष तथा गुप्त।
भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? किसने? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर अंदर। सो 21 का सी होगा यहाँ पर 6 माह के अंदर। डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, 6 माह के अंदर अंदर जब पंचायत विघटन और डिसॉल्व हो जाती है उसके उपरांत 6 माह के अंदर अंदर ये चुनाव कराने होते हैं। सी होगा 21 का। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ये 5 वर्ष रखा गया है। आपने पढ़ा होगा, जो भी समितियां बनी थी उन्होंने 5 वर्ष रखने की मांग की थी। आगे है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज डड्डा भी थे और राजीव गांधी भी थे, इसलिए आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन माने जाते हैं? राजीव गांधी को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ पर? पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? और जब ये लागू हुआ तभी से हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस उस डेट को। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? मैंने कहा किसको निर्देश है? राज्य को है। और इसे 1935 का जो आपका अधिनियम बना था उसके तहत आपका राज्य सूची में रखा गया था। ठीक है, तो इसीलिए राज्य यहाँ पर कराएगी। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था कब? तो एक तरीके से जो हमारी पहली समिति बनी थी। 30 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में 2 अक्टूबर 1959 नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था कहाँ? 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, राजस्थान। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन सी। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। सबसे पहले तो राजस्थान के बाद सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश, आंसर हो जाएगा डी। प्रायोगिक तौर पर इसे आंध्र प्रदेश में ही शुरू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और दूसरे नंबर पर किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए, नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? LM सिंघवी समिति, है ना। तो मैंने आपको बताया भी था, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? 39 का ए, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की। उसका सभापति कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ बताओ भी, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी। 40 का आंसर हो जाएगा सी, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का 343G इसके महत्व को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? मैंने बताया था ना, 42 का ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ये भी मैंने बताया था। तो वहां पर आपकी कौन सी थी? खंड स्तर पर 43 पंचायत समिति थी या नहीं थी? आ गई। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो यहाँ पर ग्राम होता है, ब्लॉक यानी कि खंड होता है, जिला स्तर पर 3 होती, एक होती ग्राम, फिर ब्लॉक, सबसे ऊपर जिला स्तर आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बलवंत राय मेहता ने कहा था वो आपका ब्लॉक यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? 46 का डी, नगर परिषद नहीं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? 20 साल के बाद। तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनाव में निम्नलिखित चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव, मैंने कहा था ना, दलगत चुनाव की जो बात कही थी वो किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? 1977 में 20 साल के बाद जो समिति बनी थी, उससे पहले 20 साल पहले बलवंत राय मेहता की बनी थी। 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए क्वेश्चन आ रहा है 1959। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? मैंने कहा था ऑप्शन ए, 2 स्तर पर, ठीक है, एक जिला स्तर, एक मंडल स्तर। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? बताइएगा। मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात की थी, है ना। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो ये भाई पंचायत से थी। अब ये पूछी जाती कि कौन सी समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है या है। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलाना है। तो अभी स्टार्टिंग में सारी समितियां जो है आप लोगों को मैंने बताई थी कि कौन सी समिति कब कब आई है और किसके टाइम पे आई है। तो सबसे पहले तो आई है भाई बलवंत राय मेहता समिति आई थी, है ना। सबसे पहले कब बनी थी? 1957 में बनी थी। तो ये बनी है भाई 1957 में। सो यहाँ पर आपको कालक्रम के अकॉर्डिंग थर्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और उसके बाद मैं बात करूं, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी है। फिर LM सिंघवी की बात करते हैं, नहीं, उससे पहले GV के राव समिति बनी थी। GV के राव समिति राजीव गांधी जी के टाइम पे बनी थी ये 1985 में। और 1985 के 1 साल बाद ही 1986 में LM सिंघवी, ये भी राजीव गांधी। फिर उसके बाद थुंगन समिति 1988, फिर गॉडगिल कमेटी भी 1988 में बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 56 का ऑप्शन बी, अशोक मेहता। पंचायती राज संस्थाओं के
स्तर पर, निम्नतर स्तर पर कौन है? सो निम्न स्तर पर सबसे नीचे जो है वो है ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? बताया था ना, जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? सो 59 का एक ग्राम सभा है, 59 का ए। नेक्स्ट है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है कौन? खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक स्तर का अधिकारी। जिला परिषद का मुख्य काम क्या होता है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? 62 राजनीतिक चेतना का विकास। नेक्स्ट है पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? अब जो है दलगत वाली चीजें है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी हैं, तो दलगत राजनीति, ठीक है। प्रधान समस्या जो प्रॉब्लम है, अब जो दल है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 64 का सी, जिला परिषद के। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर है किस पर? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है? राज्य सरकार, जब राज्य सूची का विषय है तो। खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक ... है, क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? स्टार्टिंग में बनाया भी था मैंने। वरीयता क्रम, तो सबसे नीचे ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ठीक है। तो ये आपको यानी कि सबसे नीचे आता है ग्राम स्तर, फिर आता है ब्लॉक स्तर या खंड स्तर, फिर आता है जिला स्तर। तो इस प्रकार 1 2 3 आपका सही होगा। 68 का डी, पंचायत राज सम्मिलित है किस सूची का है? पंचायती राज। सो मैंने कहा था ये है आपका राज्य सूची। नेक्स्ट है पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? कराधान पावर मिली ना, स्थानीय मेलों पर जो टैक्स होता है वो। नेक्स्ट आप लोगों का है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये है 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? आप देखो भाई, तो 73 का ऑप्शन डी, तहसील स्तर नहीं आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। 74 का बी, कृषकों को शिक्षित करने के लिए। 74 का बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए कितनी? ऑप्शन सी, 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। आगे है पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो कौन सी चीज नहीं आती? माध्यमिक शिक्षा नहीं आती, बाकी ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, ग्रामीण सड़कें आती। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो वो है सरकारी अनुदान। नेक्स्ट है पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? ऑप्शन बी, प्रखंड स्तर पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 79, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1957 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्य
पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। 82 का सी। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं। किस पर निर्भर होती हैं? 83 का बी, सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन बी, मेले एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? पहला नगर निगम जो बनता है वो आपका कहाँ पर बनता है? भारत में सबसे पहले नगर निगम 1687 to 88 में मद्रास में स्थापित हुआ था। सो मद्रास को अभी जो है हम क्या कहते हैं? चेन्नई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 88 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1986। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, 1957। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भारत में है ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 94 का ए, PVN राव समिति नहीं, एल.एम. सिंघवी भी है, बलवंत राय मेहता भी, अशोक मेहता भी। PN राव तो नहीं है, बल्कि क्या है? GVK राव समिति है, एल.एम. सिंघवी है, थुंगन समिति है, गॉडगिल कमेटी है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सो इसमें नहीं है में कृषि आय पर कर नहीं, संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर आता है, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ये बाकी तीनों आते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो अभी आपने पढ़ा है, रिपीटेड हुआ है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 ईयर। नेक्स्ट है 98, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है या है? देखो भाई, 50% सीटें अनुसूचित जाति उनके महिलाओं के लिए रिजर्व है नहीं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो भाई, एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो पंचायत का सदस्य बनने, तो 21 वर्ष ना, तो ऑप्शन बी। बाकी पंचायत करों, शुल्कों, मार्ग करों इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग कर सकती है। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक सभा की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष तक जारी रह सकती है। एक पंचायत जो असामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक जारी रह सकती है। तो ये बाकी तीनों सही है, जो बी था वो गलत था। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार के टाइम पे 2 महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं जिसके तहत स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। आप मुझे बताएंगे दैट टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन पूछता है कि जब इसे लागू किया गया प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो वो आप ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रेसिडेंट का नाम फटाफट आंसर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।